जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 143 भारत में राज्य राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गेस्ट पेपर के 20 से 25 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बीपीएससी 143। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी जो 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उस अधिनियम के क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 1 जून 1993 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना और शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। सबसे पहला काम हुआ, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। इस अधिनियम से पहले नगर पालिकाएं राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं। 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं, नगर निगम को, नगर परिषदों को संविधान में स्थान देकर उन्हें स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की। इससे शहरी शासन अधिक मजबूत और उत्तरदायी बना। इसके बाद लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ। इस अधिनियम ने शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। अब नगर निकायों के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव हो सका। इसके बाद नियमित चुनाव की व्यवस्था हुई। 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों के चुनाव हर 5 वर्ष में कराना अनिवार्य किया गया। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इससे शहरी संस्थाओं में निरंतरता बनी रहे और मनमाने ढंग से भंग करने की प्रवृत्ति पर रोक लगी। इसके बाद 12वीं अनुसूची का प्रावधान हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के 18 कार्यों का उल्लेख है, जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, शहरी योजना, अग्निशमन सेवाएं आदि। इससे नगर निकायों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हुई। ठीक है, इसके बाद वित्तीय सशक्तिकरण, नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे नगर निकायों को कर लगाने, अनुदान प्राप्त करने और अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिला है। सामाजिक न्याय और समावेशन, इस अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होने से शहरी शासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत में शहरी शासन को लोकतांत्रिक, सहभागी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि इसके पूर्ण क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां हैं, फिर भी इसने शहरी स्थानीय स्वशासन की नींव को मजबूत किया और लोकतंत्र को लोगों के और अधिक निकट लाया है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ, नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई, 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया और वित्तीय सशक्तिकरण हुआ और सामाजिक न्याय और समावेशन भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के गठन के लिए हुए आंदोलन की तुलना और अंतर कीजिए। यानी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के गठन के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उनकी तुलना करनी है और उनके बीच क्या अंतर थे उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो भारत में नए राज्यों का गठन क्षेत्रीय असंतोष, सांस्कृतिक पहचान, प्रशासनिक सुविधा और विकास की मांग से जुड़ा रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तीन राज्यों का गठन वर्ष 2000 में हुआ, लेकिन इनके आंदोलनों की प्रकृति, उद्देश्य और नेतृत्व में स्पष्ट समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो झारखंड का आंदोलन देखते हैं। सबसे पहले यह आंदोलन मुख्यतः आदिवासी पहचान, जल जंगल जमीन की रक्षा और शोषण के विरोध से जुड़ा था। ब्रिटिश काल से ही आदिवासियों में अलग राज्य की भावना मौजूद थी। इस आंदोलन का प्रमुख संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा था। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ आंदोलन। तो यह आंदोलन क्षेत्रीय पिछड़ेपन और प्रशासनिक उपेक्षा के विरुद्ध था। यहाँ की विशिष्ट भाषा, संस्कृति और आर्थिक संसाधनों के बावजूद विकास की कमी प्रमुख मुद्दा थी। ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड आंदोलन। तो यह आंदोलन पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक कठिनाइयों, रोजगार की कमी और प्रशासनिक दूरी से जुड़ा हुआ था। पहाड़ों की समस्याएं मैदानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही थी। मतलब कि जो पहाड़ों पर समस्याएं हो रही थी, सबसे पहले उत्तराखंड जो था वो पहले उत्तर प्रदेश में था। जब वहां पर पहाड़ों की समस्याएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही थी, तो वहां पर उत्तराखंड में आंदोलन हुआ। इसके बाद आंदोलन की प्रकृति। झारखंड आंदोलन अधिक दीर्घकालीन और संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें आदिवासी अस्मिता प्रमुख रही। छत्तीसगढ़ आंदोलन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और राजनीतिक समर्थन वाला था। इसके बाद उत्तराखंड आंदोलन में जन आंदोलन और बलिदान का स्वरूप दिखा, विशेषकर मुजफ्फरनगर कांड के बाद। इसके बाद नेतृत्व और संगठन। तो झारखंड आदिवासी नेता और क्षेत्रीय संगठन नेतृत्व में रहे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का सहयोग भी मिला था। इसके बाद उत्तराखंड में छात्र, महिलाएं और सामाजिक संगठन आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में थे। तो यहाँ पर देखिए झारखंड का नेतृत्व किसने किया था? आदिवासी नेता ने किया था। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों का भी सहयोग मिला था, और उत्तराखंड में जो है छात्र, महिलाएं और सामाजिक संगठन जो थे अग्रिम रूप से आगे थे। इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया और परिणाम क्या हुआ? तीनों आंदोलन को अंततः केंद्र सरकार ने स्वीकार किया 1 नवंबर 2000 को झारखंड और छत्तीसगढ़, जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तीनों आंदोलनों का लक्ष्य अलग राज्य की स्थापना करना था, परंतु उनके कारण, सामाजिक आधार और संघर्ष की शैली अलग अलग थी। झारखंड में आदिवासी अस्मिता, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय विकास और उत्तराखंड में भौगोलिक समस्याएं प्रमुख रही। फिर भी ये तीनों आंदोलन भारतीय संघीय व्यवस्था में जन आकांक्षाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। भारत एक संघीय राज व्यवस्था वाला देश है, जहां शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई हैं। विभाजन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में शासन सुचारू रूप से चले और केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। ठीक है। अब देखते हैं विधायी शक्तियों का आधार क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखेंगे संघ सूची। तो संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जो पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा, डाक तार, परमाणु ऊर्जा आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इसका कारण यह है कि इन मामलों में राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है राज्य सूची। तो राज्य सूची में वे विषय आते हैं जो मुख्यतः राज्यों से संबंधित होते हैं और स्थानीय महत्व के होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं को दिया गया है, जैसे पुलिस, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, भूमि व्यवस्था आदि। इन विषयों पर कानून बनाकर राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन विवाह, तलाक, श्रम कानून, आपराधिक कानून आदि। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होता है। यह व्यवस्था पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए की गई है।
इसके बाद आती है अवशिष्ट शक्तियां। तो जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर कानून आदि। अगर मान लीजिए इनमें विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कहाँ होगा? केंद्र और राज्यों के बीच यदि विधायी शक्तियों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायालय संविधान की व्याख्या करके संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख लेंगे। तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन भारतीय संघीय व्यवस्था की रीढ़ है। इससे एक और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर राज्यों को स्वायत्ता भी मिलती है। यह व्यवस्था भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए अत्यंत उपयुक्त और आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तो उसमें तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में जो है कानून, जो कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है उसको समवर्ती सूची में डाला जाता है। अगर मान लीजिए उनमें कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां। तो वे विषय जो इन विषयों में नहीं आते, तीनों सूची में नहीं आते, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अगर मान लीजिए विवाद होता है तो इसका विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान कीजिए। यानी भारत में आंतरिक प्रवास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आंतरिक प्रवास का अर्थ है देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थान परिवर्तन। भारत में प्रवास गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक जिले से दूसरे जिले के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारण होते हैं। जैसे बिहार के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं काम करने, तो ये एक आंतरिक प्रवास होता है। तो आंतरिक प्रवास का अर्थ क्या है? आंतरिक प्रवास का अर्थ है देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही आंतरिक प्रवास कहलाता है। अब इसके कौन कौन से कारक हैं उसके लिए देखेंगे। सबसे पहला कारक है आर्थिक कारण। भारत में आंतरिक प्रवास का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, कृषि पर निर्भरता अधिक होती है और आय कम होती है। इसके लिए विपरीत शहरों में उद्योग, कारखाने, निर्माण कार्य और सेवा क्षेत्रों में अधिक नौकरियां उपलब्ध होती हैं। बेहतर मजदूरी और नियमित आय की तलाश में लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है? आर्थिक कारण है। ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी और गरीबी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती है। छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगार काम की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। यह प्रवास अक्सर अस्थायी या फिर मौसमी होता है। इसके बाद शहरीकरण और औद्योगिकरण। तेजी से बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण भी आंतरिक प्रवास को बढ़ावा देता है। बड़े शहर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और आधुनिक जीवन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। इससे ग्रामीण युवाओं में शहरों की ओर जाने की इच्छा बढ़ती है। इसके बाद शिक्षा और प्रशिक्षण। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बड़े शहरों और शिक्षण संस्थानों वाले क्षेत्रों में पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलने के कारण छात्र प्रवास करते हैं। ठीक है। यानी छात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब देखते हैं सामाजिक कारण। शादी, पारिवारिक कारण और फिर सामाजिक परंपराएं भी आंतरिक प्रवास का कारण बनती हैं। विशेष रूप से भारत में विवाह के बाद महिलाओं का ससुराल जाना एक प्रमुख सामाजिक कारण है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोग सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने की तलाश में अन्य स्थानों पर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे विकास में क्षेत्रीय असमानता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में विकास का स्तर समान नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों से लोग विकसित राज्यों और शहरों की ओर जाते हैं जहां बेहतर जीवन की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 7 कारण है जिसके कारण जो है लोग आंतरिक प्रवास करते हैं। तो सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण, बेरोजगारी और गरीबी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक कारण, प्राकृतिक आपदाएं, विकास में क्षेत्रीय असमानता। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो भारत में आंतरिक प्रवास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके पीछे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय कारक काम करते हैं। ये एक और लोगों को बेहतर अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर शहरों पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता है।
इसलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण रोजगार सृजन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड बीपीएससी 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।